नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का हिस्ट्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे उन चर्चित हस्तियों से जिनसे कि हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का या सुपर टेट का, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन उनसे जरूर पूछा जाता है। जैसे कि आपकी बछेंद्री पाल हो गई, कर्णम मल्लेश्वरी जी हो गई, ग्रेगर मंडेल हो गए, और डॉक्टर विदेश्वर पाठक हो गए, और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म हो गए। इनसे हमारे एग्जाम में हमेशा एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आपको एक चित्र दिख रहा होगा दोस्तों, अगर आप पहचान सकते हैं तो आप पहचान गए होंगे उन्हें। इस महान आत्मा का क्या नाम है दोस्तों, आप जान गए होंगे। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं। ये महान आत्मा का नाम है बछेंद्री पाल। दोस्तों क्या नाम है इनका? बछेंद्री पाल नाम है इनका दोस्तों। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के एक नई कीर्तिमान वो किया। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बछेंद्री पाल दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? हमारे मन में प्रश्न। 24 मई 1954 दोस्तों, 24 मई 1954 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। नौकरी उत्तराकाशी कहाँ की है? ये उत्तराखंड की है दोस्तों। कहाँ की है याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है ये कहाँ की हैं। तो ये आपकी उत्तराखंड की है दोस्तों। कहाँ की? उत्तराखंड की है आपकी, पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड की है, नौकरी उत्तरकाशी की। कहाँ की है? नौकरी उत्तरकाशी की है दोस्तों। और ये आपके इनका जो पेशा था, इनकी राष्ट्रीयता तो भारत की थी। ये इनका पेशा था जो इस्पात कंपनी में दोस्तों, जो टाटा स्टील कंपनी है उसमें दोस्तों ये कार्यरत थी, जहां चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती। जो चुने लोग थे वहां पे भी ये दोस्तों लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। ठीक है, ये आपकी बछेंद्री पाल जी दोस्तों, इन्होंने बड़ा ही अपने जीवन में संघर्ष किया, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। यानी ये कहा जाता था आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, आप कैसे चढ़ेंगे? तो आप जानते हैं दोस्तों कि महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है दोस्तों। महिलाओं को समाज से, अपने परिवार से, सर्वप्रथम अपने परिवार से, फिर समाज से, कई लोगों से दोस्तों लड़ना पड़ता है, तब जाके वो दोस्तों अपना यानी कि रास्ता बना पाती। तो बछेंद्री पाल जी भी उन्हीं में से एक थी जिन्होंने दोस्तों यह कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया ये जानते हैं। बछेंद्री पाल जन्म 24 मई 1954 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यानी कि अगर बात की जाए कि प्रथम भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, वो हमारी कौन थी? बछेंद्री पाल जी थी दोस्तों। ठीक है, सन 1994 में, कब? 1984 में दोस्तों। कॉपी कलम लिए रहिएगा, आप सभी से उम्मीद है कि आप आज कॉपी कलम लिए रहिएगा और जितनी बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप लिखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए। और आपकी एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार हो जाती है कि हमें और बेकार की चीजें हमें नहीं पढ़नी है, बस मेन पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो भारत की सर्वप्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल था। इनका जन्म 24 मई 1954। कहाँ से ये संबंधित थी? उत्तराखंड से संबंधित थी। कहाँ से थी? उत्तराखंड की निवासी थी, उत्तराखंड से संबंधित थी, जन्म हुआ था। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की थी। कब की थी? 1984 में। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला थी। कौन सी थी? 5वीं महिला थी, पर्वतारोही थी, 5वीं में। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी, यहाँ वर्तमान होगा दोस्तों, वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है, जहां पे वह चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का क्या करती थी? प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो ये बात है आपकी बछेंद्री पाल के बारे में। और थोड़ा सा जानते हैं, पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका होती है दोस्तों। आप सभी जानते हैं पर्वतारोहण बहुत ही कठिन कार्य है, कभी आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन होता है किसी भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। पहले एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है आपको, कुछ सामग्रियां लेके जाना पड़ता है वहां पे। पहले आपकी करीबन 3 से 4 महीने ट्रेनिंग होती है। बिना ट्रेनिंग के आप पर्वत पे चढ़ ही नहीं सकते। और किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य से भी संबंधित चीजें आपकी चेक होती हैं कि मेडिकल रूप से आप सही हैं कि नहीं, आपको सांस वोस लेने की बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बीपी उपी, सब सारी चीज़ों का दोस्तों वो होता है, चेकअप होता है। तब उसके बाद ही आप जब मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से जब आप स्वस्थ होते हैं, तभी दोस्तों आपको
पर्वत पे चढ़ने की क्या होती है, परमिशन मिलती है, तभी आपको चढ़ाया जाता है, तभी वो लेके जाते हैं। तो पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका होती है, बाकी लोगों के सामान उठाने में वह मदद करता है। जो ग्रुप लीडर होता है बाकी लोगों के सामान उठाने में, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर भी वो आगे बढ़ना, वो क्या होता है, पूरे ग्रुप को पहले आगे बढ़ाता है, फिर अपने आगे भी बढ़ता रहता है, सभी को मनोबल ऊंचा करता रहता है, सभी का मनोबल बढ़ाता है। वो ग्रुप लीडर जो होता है मनोबल बढ़ाता रहता है, अरे बस कुछ नहीं बढ़ाना, पर कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई और है, बस आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, चढ़ते चलिए चढ़ते चलिए। ठीक है, आप लोग जैसे कि गए होंगे वैष्णो देवी दर्शन करने गए होंगे, वहाँ की भी सीढ़ियाँ बहुत ऊँची है, बस चढ़ते जाओ, बोलते जाओ जय माता दी जय माता दी। हाँ, तो वही चीज़ है दोस्तों, तो वही चीज़ है, ग्रुप लीडर जो होता है वो क्या कहते हैं, वो लीड करता है, वो आपका मनोबल बढ़ाता रहता है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ के चढ़ाना होता है, रुकने के लिए जगह ढूंढना, सही पे कहीं पे भी रुकना है, आपको ठहरना है तो सही जगह ढूंढना है कि हाँ यहाँ पे रुकना है, जहाँ पे पानी की थोड़ा सा भी हो, पानी भी आपको मिल जाए, और यानी कि पानी की हो, छाया हो आराम से, जैसे कि जहाँ पे आप रुक सकें, हाँ बैठने की व्यवस्था हो सही से, ठीक है, वहाँ पे तो हर चीज़ है, आप यानी टेंट लगा के खाना पीना भी खा सकते हैं, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, वहाँ पे जगह ढूंढना है। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, कोई अगर साथी आपके साथ अगर वो बीमार पड़ गया किसी वजह से तो उसका ध्यान रखना, ठीक है, खाने पीने का भी इंतजाम करना, ये सारी चीज़ें किसकी होती है, ग्रुप लीडर की एक जिम्मेदारी होती है पर्वतारोहण। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वत पर चलना, लंबी पदयात्रा है, उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। जो लोग चढ़ते हैं दोस्तों, जब पर्वत पे, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बना के ही चढ़ना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो क्या हो गए, नहीं चढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बात कही गई आपके, यह एक शौक होता है, किसी किसी का एक शौक होता है ना, यार मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे घूमना है। कुछ लोग जंगल में जाते हैं, डिस्कवरी चैनल में आपने देखा जंगल से कुछ लोग जुड़े होते हैं, तो ये अपने अपने शौक होते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं आपका क्या शौक है, आप खुद जानते हैं होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार। दोस्तों कौन कौन से पर्वतारोहण में हमें हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे जैसे दोस्तों ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होने लगता है। ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिस कारण हमें क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्या होती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है, जिस कारण सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की। किसकी, ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। प्लस कील वाले जूते, जो कील वाले जूते होते हैं दोस्तों, जैसे कि हम स्लिप ना करें, चीज़ें सही से हम चढ़ सकें, कुल्हाड़ी का होना बहुत ही आवश्यक है। नायलॉन की मजबूत रस्सी होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से पकड़ के ऊपर चढ़ सके। आपके पास एक चाकू हो, दूरबीन पोर्टेबल हो, कैंपिंग तंबू हो, आइस ग्लासेस हो और हेलमेट हो, हेलमेट भी होना चाहिए आपका। मजबूत नायलॉन बेल्ट हो और बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा जिसे कि आइस एक्स कहते हैं। सीटेट में आपका यही पूछा गया था, सीटेट में यही पूछा गया था कि एक बर्फ तोड़ने का एक खास हथौड़ा जिसे कि क्या कहा जाता है, ऑप्शन था दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे आइस एक्स कहा जाता है। क्या होता है, आइस एक्स कहा जाता है, याद रखिएगा, यही आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सम्मान और पुरस्कार। बछेंद्री पाल दोस्तों भारत की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। उन्हें दोस्तों बहुत ही सम्मान मिला, बहुत ही पुरस्कार दिए गए। सर्वप्रथम भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन से पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। कब, 1944 में उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भी उनसे भी उन्हें सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया 1985 में। कब दिया गया, 1985 में। ऐसा कार्य किया था हमारे भारत देश की बेटी ने दोस्तों। तो बेटियां किसी से भी कम नहीं होती हैं, कभी भी उन्हें किसी से कम आंकना आपके लिए दोस्तों गलत साबित होगा। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे पर्वतारोहण का क्षेत्र हो, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स, चाहे जिस क्षेत्र में दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल हमारी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ते चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी से कम मत समझिएगा उन्हें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। इन्हें 1986 में भारत सरकार द्वारा दिया गया। कोलकाता लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड भी प्रदान किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनको सूचीबद्ध किया गया कि ये भारत की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, प्रथम महिला। ठीक है,
तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम वो हुआ। नेशनल एडवेंचर अवार्ड भारत सरकार के द्वारा 1994 में दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, जो उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान रहता है, वो इन्हें प्रदान किया गया 1995 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पीएचडी का मान उपाधि इन्हें 1997 में दी गई। पीएचडी की भी उपाधि इन्हें प्रदान की गई, याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार की पहली वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, कौन सी दोस्तों आप जानते हैं, ये सम्मान बहुत ही अच्छा सम्मान होता है। लक्ष्मीबाई वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान इन्हें 2013 से 14 में इन्हें प्रदान किया गया आपकी बछेंद्री पाल जी को। चलिए अब इस महान आत्मा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सभी जानते होंगे इन महान आत्मा के बारे में, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्ट्रगल करके ये अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है इन्होंने। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों इस महान आत्मा का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी नाम है। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 में भारत की महिला भारोत्तोलकम वेट लिफ्टर ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी। वेट लिफ्टिंग दोस्तों हमेशा हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यह किस खेल से संबंधित है। तो जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी थी वो क्या थी? वेट लिफ्टर थी दोस्तों। क्या थी? वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वो वेट लिफ्टर थी दोस्तों। काफ़ी वजन उठाती थी, आप देख रहे हैं वजन उठा रही हैं ये। तो ये बचपन से ही दोस्तों इनको शौक था वजन उठाने का। बचपन से ही ये चीज़ों को शौक था इनको दोस्तों, उठाते हैं। जैसे होता नहीं कि एक बचपन से ही आपका जो चीज़ें आपकी एक नशा हो जाता है कि यार ये कार्य मुझे करना है। बचपन से ही जैसे जो रनिंग करने वाले होते हैं, जो सिंगर होते हैं, ऐसे ही शौक होता है दोस्तों एक कि हाँ यार ये कार्य मुझे करना है, इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से कर्णम मल्लेश्वरी का बचपन से ये शौक था कि उन्हें वेट उठाने का शौक था दोस्तों। क्या होता था? वजन उठाती थी वो बचपन से ही। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जीवन होगा। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेटलिफ्टर चैंपियनशिप से की, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया। 1992 में दोस्तों, सबसे पहले 1992 के एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। कितने रजत पदक जीते? 3 रजत पदक इन्होंने जीते थे। कितने? 3 रजत पदक इन्होंने जीते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि वैसे तो इन्हें विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक पर कब्जा किया था, किंतु इनको सबसे बड़ी कामयाबी 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होंने किस पे कब्जा किया? कांस्य पर कब्जा किया। और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई। पहली भारतीय महिला बनी दोस्तों। जब इन्होंने सिडनी में, जो कि 2000 में हुआ था दोस्तों, सिडनी ओलंपिक, वहां पे इन्होंने पदक जीता और कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। जिस कारण से दोस्तों ये ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला हो गई वेट लिफ्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ है भारतीय महिला, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, को अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा। इनको क्या सम्मान पुरस्कार मिला? इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1994 में दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न, आप जानते हैं कि खेल से संबंधित यह पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खेल से संबंधित होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में, पद्मश्री इन्हें 1999 में भी प्रदान किया गया। तो ये चीज़ है, खेल से संबंधित जितने भी सम्मान थे, जितने भी पुरस्कार थे, इन्हें प्रदान किए गए दोस्तों, क्योंकि इन्हें सम्मानित किया गया, ऐसा इन्होंने कार्य ही किया था, बहुत ही मेहनत की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही महान आत्मा है दोस्तों, जिन्होंने आपके दोस्तों, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे दोस्तों। इनके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। क्या हुआ था? एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 7 साल तक कहा मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पे बारीकी से कई गए प्रयोगों को ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। सोचिए, यहाँ 1-2 पौधों पे प्रयोग करने पे हालत बिगड़ जाती है, इन्होंने 28,000 पौधों पे प्रयोग किया। कितने? 28,000 पौधों पे इन्होंने, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने
प्रयोग कर डाला। सोचिए क्या बात है। तो ये क्या है, एक शौक है, एक ललक है, एक रुचि है, एक इंटरेस्ट है, रुचि होती है दोस्तों। किसी चीज़ में जब आपकी रुचि जागृत हो जाती है तो वो आप रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जैसे कि आपकी रुचि अगर मूवी देखने में, तो आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। जो आपको जैसे एक्टर अच्छा लगता है, किसी को अमित जी अच्छे लगते हैं, किसी को सलमान अच्छे लगते हैं, तो आपने उनकी मूवी देखने का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि आपकी उसकी आपका इंटरेस्ट है। तो उसी तरह से इनका भी इंटरेस्ट था क्या, पौधों का। दोस्तों इन्होंने पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, क्या किए, पौधों पर रिसर्च किया इन्होंने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या पौधों पर रिसर्च किया, ढेरों आंकड़े इन्होंने इकट्ठे किया। और मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। कैसे होते हैं, जोड़ियों में आते हैं। उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे प्रयोग किया था, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जैसे बीज का चिकना या खुरदरा, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। आप सभी जानते हैं चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज का या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने रिसर्च किया, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पे किया, प्रयोग किया और उसका रिजल्ट उन्होंने बताया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस महान आत्मा के। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसे भी हमारे एग्जाम में सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों डॉक्टर विदेश्वर पाठक, जिन्हें क्या कहते हैं, डॉक्टर विदेश्वर पाठक कहते हैं, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक। किसके हैं, जो सुलभ अंतर्राष्ट्रीय है दोस्तों, उसी के संस्थापक थे आपके डॉक्टर विदेश्वर पाठक जी। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन थी। दोस्तों सुलभ कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं, वो इन्हीं की देन थी। इन्होंने ही दोस्तों, विदेश्वर पाठक जी ने उसका संस्थापक माने जाते थे। उनके योगदान से लाखों गरीबों, दोस्तों लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ, जो मैनुअल मैला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे दोस्तों। तो उन्होंने सन 1970 में सुबल इंटरनेशनल की क्या की, स्थापना की। इसीलिए उन्होंने सुबल स्थापना की। और सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरण स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था बन गई। इन्होंने ही दोस्तों उसका वो किया और ऐसे योगदान किए जिससे कि दोस्तों हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने अग्रणी संस्थाएं उपस्थापित की। तो इन्होंने का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना में, बहुत इन्होंने योगदान किया। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं, कुछ पुस्तकें दी गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। पहली दोस्तों आप सभी जानते हैं, सेना के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारी 3 प्रकार की सेना होती है। क्या होती है, 3 प्रकार की सेना होती है। एक होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, थल सेना। क्या होती है, थल सेना, जिसे कि हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्मी में, आर्मी। ठीक है। दूसरी हमारी होती है सेना दोस्तों, नौसेना। क्या होती है, सॉरी, वायुसेना। दूसरी होती है हमारी वायुसेना, वायुसेना जिसे आप एयर फोर्स कहते हैं दोस्तों, जिसे हम एयर फोर्स कहते हैं। और तीसरी होती है हमारी दोस्तों नौसेना। क्या होती है, नौसेना, जो कि दोस्तों जल सेना भी आप इसे कह सकते हैं, नौसेना, नेवी या जल सेना भी आप कह सकते हैं इसे, जल सेना, नौसेना दोस्तों, नेवी, जिसे कि नेवी दोस्तों, नेवी यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये 3 सेना होती है दोस्तों हमारी दोस्तों। तो नेवी में दोस्तों, नेवी में आपने देखा होगा कि नेवी में दोस्तों पुरुष भी बहुत ही कम जाना चाहते हैं। पुरुष भी बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कि समुद्र में घूमने का, यानी कि दूर दूर। दोस्तों नेवी में क्या होता है, आप इस देश से उस देश से हर जगह घूमते रहते हैं। आपके जहाज क्या करते हैं, समुद्र में ही आपको रहना, आपके जहाज हमेशा क्या होते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो पुरुष वर्ग भी दोस्तों बहुत ही कम जाना चाहता है नेवी में। पर ये महिला वर्ग होते हुए दोस्तों सोचिए, महिला वर्ग होते हुए भी ये नेवी में इनका इंटरेस्ट था, नेवी में जाना। तो यही बहुत बड़ी इनके लिए वो थी। आप जानते हैं इनको, इनका नाम है दोस्तों वहीदा, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा।
लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पे भारतीय नौसेना में एक क्या थी, डॉक्टर थी। ये क्या थी, भारतीय नौसेना में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या थी, डॉक्टर वहीदा जी क्या थी, डॉक्टर थी। वह उन कुछ महिलाओं में से एक थी जिन्होंने नौसेना के जहाज पर कमान काम किया था। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। दोस्तों ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया, परेड का नेतृत्व किया। यह सशस्त्र बलों में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, परेड का नेतृत्व करना। दोस्तों सोचिए, आगे आगे ये चलती थी, पीछे परेड की सेना चलती थी, तो वो बहुत बड़ा एक सम्मान माना जाता है सेना में दोस्तों, परेड का नेतृत्व करना। कि इनके ही इंस्ट्रक्शंस पे परेड होती थी, पहले ये बोलती थी, फिर लोग उसी प्रकार से कार्रवाई करते थे। जैसे अगर आपने उन्होंने एनसीसी लिया होगा, तो एनसीसी में एक होता है दोस्तों जो परेड के नेतृत्व करता है, जैसा वो बोलता है, कमांड करता है, विश्राम, सावधान, और भी चीज़ें, कदम ताल, ये सारी चीज़ें दोस्तों होता है ना। आपने एनसीसी लिया हो तो आपने जानते होंगे, तो वो चीज़ बहुत ही सम्मान की बात होती है। वहीदा, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है। वहीदा का अर्थ पूछा गया कि भाई वहीदा का अर्थ क्या होता है, तो वो ऐसा कांच होता है जो कि 7 रंग दिखाता है। क्या होता है, जो कि 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। वहीदा के जो पिताजी थे दोस्तों, वो ये चाहते थे कि जिस प्रकार से 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार से वहीदा भी अपने संसार में इन रंगों की भांति ही अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया था। ठीक है, ये वहीदा के पिताजी से वो हुआ था। जब वहीदा जी परेड करती थी तो उनके पीछे 4 टुकड़ियां चलती थी। कितनी टुकड़ियां, 4 टुकड़ियां चलती थी। और पूरी परेड में कितने निर्देश, 36 निर्देश दिए जाते थे। कितने, 36 निर्देश देते थे। निर्देश इतने जोर से देने होते थे कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी लोग भी क्या करें, उसे सुन पाए, और देखने वाले तक भी आवाज सुनने, जो कि मैदान की दूसरी तरफ भी बैठते थे। इतना तेज बोलना पड़ता था। जब आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको तेज बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब आप तेज बोलेंगे तभी पीछे वाले को सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। अब आप धीरे से बोलेंगे, परेड, सावधान, परेड, विश्राम, तो क्या सुनाई देगा। बहुत ही तेज आवाज में बोला जाता है। आप कभी अगर देखे होंगे आपने परेड, तो देखा होगा कि बहुत ही वो होती है। पुरुष तो तेज बोलने में ही घबरा जाते हैं, तो सोचिए महिला होके ये इतना तेज बोलती थी। तो ये चीज, तो क्योंकि तेज नहीं बोलेंगे तो पीछे वाले को सुनाई ही नहीं देगा। तो वही बात है, बहुत बड़ा सम्मान था इनको मिला था, ये चीज है। अब आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चमकता हुआ सितारा। आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमारे सी टेट में, यूपी टेट में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में आइए जानते हैं। चमकता हुआ सितारा, इनका नाम क्या है, सूर्यमणि जी। दोस्तों क्या नाम है, सूर्यमणि जी एक चमकता सितारा, जिन्हें कि गर्ल स्टार भी कहा जाता है। चमकते सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। इन्होंने भी जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। जो सूर्यमणि जी थी दोस्तों, बहुत ही संघर्षमय इनकी कहानी है। इन्होंने बचपन से ही बहुत ही संघर्ष किया, और अपनी शिक्षा के ग्रहण करने के साथ साथ इन्होंने दोस्तों लोगों को भी शिक्षा प्रदान की। आइए जानते हैं। इन्होंने, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार अपने गीत गानों गाएं और उन्हें भूलें न, और अपने पहनावे के चाव से भी पहने। ठीक है, जो गरीब लोग थे उनके दोस्तों, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपने कुड़ुक भाषा, इसकी कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता भी उससे जोड़ा। यह शब्द तोरान केंद्र में होता था। इन्होंने एक केंद्र बनाया था जिसका क्या नाम था दोस्तों, तोरान केंद्र था। क्या था, तोरान केंद्र था। वहाँ पे ये शिक्षा दीक्षा देती थी बालकों को, उनको जड़ी बूटियों की समझ बताते थे। जंगल से इन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। किससे लगाव था, जंगल से लगाव था दोस्तों। जो आदिवासी बालक थे, आदिवासी लोग थे, उनके बच्चों को ये पढ़ाती थी। उन्हें दोस्तों अच्छे से ढंग से रहना, खाना पीना, शिक्षा प्रदान करना, हर चीज़ के बारे में ये ज्ञान प्रदान करती थी। तो इनका जंगल से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव था। 2 रास्ते थे, बताया जाता था कि 2 रास्ता था। एक बहुत ही सरल रास्ता था जिससे कि सरलता पूर्वक जाया जा सकता था आराम से, पर ये वो रास्ता नहीं अपनाती, बल्कि दूसरा रास्ता जो कि जंगल से होकर जाता था, वो रास्ता अपनाती थी, और जहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण करती। तो ये इनकी बात थी दोस्तों, बहुत ही वो थी। तुरांग के, तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों का खास किताबों की संभाल कर रखा गया। जो तरांग केंद्र थी दोस्तों, वो चीज़ है। ठीक है, वहाँ पे ये रखा जाता था। जैसे बांसुरी हो गई, तरह तरह के ढोल भी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी शिक्षा प्रदान करती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि सूर्यमणि का सफर, बिशनपुर गांव के, सूर्यमणि के सफर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिशनपुर के गांव के स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, क्या था, बहुत ही घने जंगल पास उनका स्कूल था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की, स्कॉलरशिप लेकर BA पास किया।
उन्होंने क्या की, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की और स्कॉलरशिप लेके बीए भी पास। वो गांव की ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में उनकी पहचान बाशवी दीदी के नाम से, क्या, बाशवी दीदी से हुई, जो कि पत्रकार थी। क्या थी ये? पत्रकार थी दोस्तों। और उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का भी काम करने लगी, क्योंकि झारखंड से संबंधित थी दोस्तों। ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भी इन्होंने साथ दिया, इन्होंने दोस्तों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये चीज़ थी। तो वहाँ के दोस्तों जो बच्चे थे, जो बालक थे आपके झारखंड के जंगल के, उनको ये शिक्षा दीक्षा प्रदान करती थी। इनका भी सफर बहुत ही कठिन था दोस्तों, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्यमणि का तुरांग। तुरांग सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वाशवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इन्होंने एक केंद्र खोला जहाँ पे ये अपना शिक्षा दीक्षा देती थी। उसने इस जगह का नाम रखा तुरांग। क्या नाम रखा? तुरांग। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा में तुरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तुरांग का अर्थ क्या होता है। तुरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पे अपने गीत गाना गाएं, उन्हें भूले ना और अपने ही पहनकर चाव से पहने। ये था उनका शौक कि हर बालक शिक्षा दीक्षा में आगे रहे, अपना त्योहार मनाए, सारी चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जड़ी बूटियों के समय बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे सीखे, अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का भी रिश्ता उससे जोड़े। यह सब तुरांग केंद्र में होता है। तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता था। गाने बजाने की चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी रखे जाते। ये सारी चीजों की व्यवस्था इनके केंद्र पे होती थी कि उन्हें भाषा भी सिखाते थे, कुड़ुक भाषा सिखाई जाती थी उन्हें दोस्तों, और उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान, सारी चीजों का ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए जंगल का अधिकार कानून, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल का अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों का एक जंगल पर उनका हक दिलाता था। जो लोग कम से कम 25 साल तक, याद रखिएगा 25 साल तक, 25 ईयर्स दोस्तों जंगल में रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां के पैदा होने वाली चीजों पर हक हो जाता है। 25 साल तक अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो आपका वहां पे हक हो जाएगा। ठीक है, और उन्हें जंगल में हटाया नहीं जा सकता और बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा कर सकती। ठीक है, तो ये जंगल अधिकार कानून है कि जहां पे आप 25 साल से ज्यादा दोस्तों, अगर 25 साल तक आप रुक गए हैं, ठहर गए, अपना निवास कर लिया है आपने, तो वहां से आपको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं इस महान आत्मा के बारे में, सुनीता विलियम्स दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, सुनीता विलियम्स के बारे में, इनके बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है अपने जीवन में। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जब 19 सितंबर 1965 यूक्लिड ओहायो में हुआ था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की ये कौन सी थी? दूसरी महिला थी। कौन सी थी दोस्तों? दूसरी महिला थी। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती थी। कहाँ से? सुनीता विलियम अहमदाबाद से दोस्तों। अहमदाबाद आपके कहाँ से? गुजरात के दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती थी। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिन तक, कितने दिन तक? 127 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही। सोचिए, बहुत ही बड़ा समय होता है, बहुत ज्यादा समय। 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था आपके सुनीता विलियम्स जी ने। ठीक है, आइए इनके बारे में जानते हैं। सुनीता लिन पॉइंट विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड नगर स्थित क्लीवेलैंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका में हुआ था। वैसे हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस स्नातक उपाधि परीक्षा की। तो वहीं पे इन्होंने अपना बीएस किया था दोस्तों। फिर क्या हुआ? फिर दोस्तों क्या हुआ कि तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एमएस की उपाधि हासिल की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांडा, उनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? दीपक एन पांडा थे, जो कि क्या थे? एक डॉक्टर थे, माने तांत्रिका विज्ञानी एमडी हैं, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से था। इनके पिताजी कहाँ के थे दोस्तों? भारत के गुजरात राज्य के थे, वहीं से था। और उनकी मां बानी जलोकर पांडा कहाँ की थी? ये दोस्तों आपकी स्लोवेनिया की थी। कहाँ की थी? स्लोवेनिया की थी। तो पिताजी इनके भारतीय थे दोस्तों, इसीलिए इनका भारत से संबंध हुआ था। तो गुजरात राज्य में थी। ठीक है, ये चीज। अंतरिक्ष राष्ट्रीयता इनको संयुक्त राज्य अमेरिका की इनको राष्ट्रीयता मिली थी आपके सुनीता विलियम्स जी को। स्थित सेवा 19 सितंबर 1950 में आयुष्ता ओहियो अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1965 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है,
तो पिछला ऐसा नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट भी ये वो बनी थी दोस्तों, पायलट, पेशेवर नौसैनिक थी, गोताखोर, तैराक, इन सारी चीजों के बारे में इनको ज्ञान था दोस्तों। अंतरिक्ष में बीता समय इन्होंने 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट अंतरिक्ष में अपना समय बिताया। और अमेरिका अंतरिक्ष नासा में इनका 1998 में चयन हुआ था। इनका चयन कब हुआ? 1998 में दोस्तों, नासा में एजेंसी में द्वारा इनका चयन किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इन सभी लोगों के बारे में जानना, क्योंकि इनसे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।